हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन जरूरी क्यों है, पहले तो ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि जनन एक्चुअल में है क्या। तो पहला काम हम ये देख लेते हैं कि जनन है क्या, और फिर बात करेंगे कि जनन जरूरी क्यों है। तो देखिए, ये जो शब्द है जनन, जनन का मतलब है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति। तो हर जीव संतानोत्पत्ति करता है, तो जानते ही हो आप। संतानोत्पत्ति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अपने जैसा ही कोई दूसरा एक और जीव पैदा करना, ये तो संतानोत्पत्ति है। और संतानोत्पत्ति लगभग सभी जीव करते हैं। तरीके हो सकते हैं अलग हो। पौधों में आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था कि संतानोत्पत्ति के तरीके पौधों में अलग तरीके से होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में संतानोत्पत्ति कैसे होती है। तो जंतुओं में संतानोत्पत्ति की जरूरत क्यों है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि अपनी जाति या अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी या अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हर जीव संतानोत्पत्ति करता है या जनन करता है। अब हम देखेंगे कि जंतुओं में जनन कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है। क्योंकि पौधों में आप लोगों ने देखा था कि अलग अलग पौधे अलग तरीके से जनन करते थे। वहां भी आप लोगों ने कैटेगराइज किया था कि जनन दो तरह से होगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जंतुओं में भी जनन दो ही तरीके से होगा। एक तो लैंगिक जनन कहलाएगा, एक जनन का प्रकार कहलाएगा लैंगिक जनन, और दूसरा कहलाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन वो होगा जिसमें दो अलग अलग लिंग के जीव एक साथ संलयित होकर अपनी संतानोत्पत्ति करेंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो नर और मादा युग मिलकर संतानोत्पत्ति करेंगे। तो यहां पे नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होगी संतानोत्पत्ति करने के लिए। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होगा कि एकल जीव संतानोत्पत्ति करेगा। एकल जीव अकेले ही अपने आप में ही क्या कर देगा, एक नई संतान पैदा करेगा। तो ये तरीके होंगे जनन के। एक लैंगिक जनन कहलाएगा, दूसरा अलैंगिक जनन कहलाएगा। अलैंगिक जनन जो होगा वो उसके तरीके देखोगे आप, वनस्पतियों में भी आपने देखा था और यहां भी देखोगे। इसके दो तरीके होंगे, आपको दिखेंगे, मुकुलन और द्विखंडन। तो आइए पहले बात करते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की, और फिर बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में एकल जीव संतानोत्पत्ति करता है। एकल जीव का मतलब एक ही जीव अकेले ही संतानोत्पत्ति करता है। एक जीव दो भाग में बट के किसी भी तरह से बंटता है और उसमें से एक भाग अलग हो जाएगा, तो वो नई संतान कहलाएगी। ऐसा एकल जीव या एकल जीव जब जनन करता है तो ऐसे कौन से जीव है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि हाइड्रा एक जीव है, इसी तरह का हाइड्रा। इसी तरह का एक और जीव है अमीबा। इसी तरह के जीव हैं यीस्ट, और भी है जीवाणु विषाणु, जितने भी वायरसेस हैं, एक कोश की जितने जीव हैं, सभी इसी तरह से अपना जनन करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रा है ये कैसे जनन करता है और अमीबा किस तरह से जनन करेगा। तो देखिए,
हाइड्रा में जो जन्म करने का तरीका होगा वो क्या होगा कि हाइड्रा के जो जीव है, हाइड्रा के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे पहले बर्ड्स निकलने शुरू होंगे। इन बर्ड्स को मुकुल कहते हैं। छोटे छोटे उभार दिखेंगे, उभार निकलने शुरू होंगे और इन उभारों को कहते हैं मुकुल। इन उभारों को कहेंगे मुकुल। धीरे धीरे ये उभार बड़े होते जाएंगे। तो पहले ये उभार दिखेगा, फिर इससे धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा मुकुल बनेगा और इस मुकुल से ये एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से इस प्रोसेस को, जिसमें हाइड्रा एक छोटे से उभार से या एक मुकुल से एक नए जीव को जन्म देता है, इस तरीके को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। इस प्रक्रिया को कहेंगे मुकुलन। मुकुलन, जिसमें एक छोटे उभार से नए जीव की उत्पत्ति करना या रचना करना कहलाएगा मुकुलन। और अमीबा किस तरह से करेगा? तो आप देखो, अमीबा में एक कोशिकी जीव जिस तरह से एक कोशिका दूसरे दो कोशिकाओं में बंटती है या कोशिका विखंडन होता है जिस तरह से, उसी तरह से अमीबा भी अपना जन्म करता है। तो अमीबा में क्या होगा कि अमीबा में पहले नाभिक दो भागों में बंट जाएगा। यहां देखेंगे आप कि नाभिक, पहले एक नाभिक था, यह अमीबा था। अमीबा दो नाभिकों में बंट गया या केंद्रक में बंट गया। ये केंद्रक धीरे धीरे परिपक्व होंगे और परिपक्व होके ये पूरा एक सेल बनाएंगे धीरे धीरे। तो जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो अमीबा दो भागों में बंट के दो नए जीवों की रचना करेगा। दो नए जीवों की रचना करेगा या दो नए अमीबा की रचना करेगा। ये जो संतति होगी बिल्कुल इसी के जैसे होंगी दोनों। तो इस प्रक्रिया को, जो अमीबा में जो प्रक्रिया से दो अलग अलग अमीबा को जन्म देता है या एक अमीबा दो नए अमीबा में बदल जाता है या बट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन। द्विखंडन। यहां इन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि यहां जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, जो कि कोशिका, एकल कोशिकाओं में के विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है, वही विभाजन यहां भी होता है। अब आप देखो, ये जो द्विखंडन है चाहे मुकुलन है, इस प्रोसेस में ये कैसा प्रोसेस था? तो हम कहेंगे कि ये जनन का अलैंगिक प्रोसेस है। ये दोनों ही जनन के अलैंगिक प्रोसेस हैं, अलैंगिक तरीके हैं, जिसमें नर और मादा युग्मकों का उपयोग नहीं होता है। इसमें केवल एकल जीव नए जीव की रचना करता है। अब आइए हम बात करते हैं कि तब लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो लैंगिक जनन होगा, मैंने बताया उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की जरूरत पड़ेगी। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की जरूरत पड़ेगी। नर युग्मक को हम कहेंगे शुक्राणु और मादा युग्मक को कहेंगे अंडाणु। इन दोनों के संयोग से जब संतानोत्पत्ति होगी तो यह कहलाएगा आपका लैंगिक जनन। इसमें होगा क्या? शुक्राणु और अंडाणु संलयित होंगे। पहले संलयित होकर ये युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये निर्माण करेंगे युग्मनज का, युग्मनज का, युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण करेंगे। और इस युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। हम कहते हैं कि ये जो युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया है, ये टोटल, इसको कहेंगे युग्मनज। अभी समझेंगे कि ये शुक्राणु और अंडाणु किस तरह से युग्मनज में बदलते हैं। तो ये निषेचन की प्रक्रिया खत्म तो पूरी हुई। इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन, और ये निषेचन की प्रक्रिया खत्म होती है। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया के बाद ये युग्मनज, जो कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों के कोशिकाओं का क्या है, मिश्रण है, या दोनों की कोशिकाएं संलयित हो रही हैं यहां पे, या ऐसे भी कह सकते हो कि आधे गुण इस
शुक्राणु से लिए और आधे गुण इस अंडाणु से लेकर जब ये संलयित हो रही हैं, तो ये आगे कोशिका विभाजन इसके अंदर होगा, अंडाणु के अंदर ही होता है यहां पे। और धीरे धीरे कोशिका विभाजन होते होते ये युग्मनज बदल जाएगा भ्रूण के अंदर, ये भ्रूण में बदल जाएगा और ये भ्रूण आपके गर्भाशय में की दीवारों पर चिपक के पलता रहेगा और धीरे धीरे इस शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, ये मादा दोनों के संयोग से इसके हाथ पैर से विकसित होंगे, इसके शरीर विकसित होगा, ठीक। और जब परिपक्व हो जाएगा तो यहां पे शिशु का जन्म होता है। ये प्रक्रिया होगी, लैंगिक जनन की प्रक्रिया यही है। अब ये चाहे मादा के शरीर के अंदर हो या मादा के शरीर से बाहर हो, मादा के शरीर के अंदर हो चाहे मादा के शरीर के बाहर हो, ये कहीं भी हो, लेकिन दोनों ही प्रोसेस में आप देखोगे कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर या मानव में जनन कैसे होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अंडा देने वाले जंतुओं में जनन कैसे होगा। अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि एक तो कुछ जीव क्या करेंगे, जंतुओं में जनन जो होगा उनमें कुछ जीव ऐसे होंगे सीधे बच्चा पैदा करेंगे, सीधे शिशु को जन्म देंगे। तो शिशु को जन्म देने वाले जीवों को कहेंगे हम लोग जरायुज। जरायुज ये सीधे किसको जन्म देंगे, जन्म किसका, शिशु का। ये शिशु को जन्म देंगे, सीधे सीधे बच्चे को जन्म देंगे। और कुछ जीव ऐसे होंगे जो इस बच्चे को जन्म नहीं देंगे, पहले अंडा जन्मेंगे, अंडे को जन्म देंगे। तो इनको कहेंगे अंड प्रजक, अंडा देने वाले जंतु, अंड प्रजक, अंडा देने वाले जीव, अंडा देने वाले जंतु, इनको हम लोग कहेंगे अंड प्रजक। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे अन्न प्रजक हो चाहे जरायुज हो, इन दोनों में ही लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन होगा तो इसका मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। सिंपल सी बात है, लैंगिक जनन है इसका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलना ही मिलना है। और फिर वही युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज के निर्माण से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण से शिशु का जन्म होगा। चाहे ये अंडा देने वाले जो जीव हो, चाहे ये जरायुज हो या शिशु को जन्म देने वाले जीव हो। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव के प्रजनन अंग क्या है, उसके बाद तब आगे देखेंगे। तो मानव के प्रजनन अंग में देखो आप, मेल अंग जो होंगे, मेल जनन अंग जो है वो बनेंगे। ये आपका ये दिख रहा हो शुक्राणु, शुक्राणु ये दिख रहा है, ये सिर है, ये मध्य भाग है शुक्राणु का और ये पूंछ है। यही सिर ही शुक्राणु का जो केंद्र का उसे कैरी करता है, ले जाता है। और ये पूंछ शुक्राणु को गति देती है, ये पूंछ शुक्राणु को गति देती है। पूंछ का काम है शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में मदद करना, गति को बनाए रखना, ताकि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच सके। अब आइए देखते हैं कि ये शुक्राणु बनता कहां है और कैसे निकलता है। तो देखो आप ये देख रहे हो, इसको कहते हैं वृषण। ये दो गोले आपको दिख रहे हैं, इनको वृषण कहते हैं। और ये देखिए, ये वृषण से ही शुक्राणु बनते हैं, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं और शुक्र नलिका के द्वारा ये रिलीज होंगे, ये निकलेंगे। तो शुक्राणु बनते कहां है, वृषण में, और रहेंगे कहां, शुक्राशय में। इसको शुक्राशय कहते हैं इस जगह को। और शुक्र नलिका से ये बाहर निकलते हैं। अब आप देखो यहीं पे मादा जनन अंग भी दिखाया हुआ है, आप थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं इसको। ये देखो, अब देखोगे मादा जनन अंग, मादा जनन अंग में ये गर्भाशय दिख रहा है आपको, ये अंडाशय है, ये चीज जो दिख रही है आपको ये अंडाशय है, ये यहां भी आपको अंडाशय दिख रहा है। और ये जो लाइट वो है
ये जो नलिका है ये अंडवाहिनी कहलाती है। ये अंडवाहिनी यहां से निकलेगी और इधर ही आसपास आपका निषेचन होगा, और ये है गर्भाशय। ये जो चीज है, ये जो जगह है, ये कहलाती है गर्भाशय। तो अंडा यहां से निकलता है, अंडाणु जिसको कहते हैं हम लोग, अंडाणु यहां से निकलेंगे और शुक्राणु यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और जब इनका आपस में संलयन होगा तब बनेगा युग्मनज। आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पे आप देख रहे हो, देखो शुक्राणु जब अंडाणु तक पहुंचेंगे, देखो तो ये अंडाणु है, अंडाणु तक जब शुक्राणु पहुंचेंगे तो निर्माण होगा युग्मनज का। निर्माण किसका होगा? देखिए ये शुक्राणु तक जब ये अंडाणु तक जब ये शुक्राणु पहुंचे तो संलयित होकर एक केंद्रक में बनाएंगे, मतलब इसका केंद्रक और इसका केंद्रक, मतलब शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक संलयित होकर एक नया केंद्रक बनाएंगे पहले तो, मतलब आधे गुणसूत्र इसके आधे गुणसूत्र इसके मिलके एक नया केंद्रक बनाएंगे, संलयित केंद्रक बनाएंगे, और ये संलयित केंद्रक वाला जो अंडाणु होगा उसको हम कहेंगे युग्मनज। इसको क्या कह देंगे? युग्मनज। आप लोग बता तो कहूं मैं बात तो ये युग्मनज का निर्माण हो। फिर यही युग्मनज धीरे 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 विकसित होकर, ऐसे कह लीजिए चाहे विभाजन के बाद भ्रूण में बदल जाएगा। तो ये युग्मनज जब भ्रूण में बदलेगा तो आप देखोगे कि आप देखो तो यही युग्मनज भ्रूण में बदलेगा। देखिए युग्मनज धीरे धीरे विखंडित होकर, या इसको कहेंगे विभाजित होकर, कोशिका विभाजन फलस्वरूप ये युग्मनज धीरे 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 आप देखो ये कोशिका विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और विभाजन के बाद ये भ्रूण में बदल जाएगा। ये भ्रूण में बदल के आके गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है। इसको हम कहते हैं रोपित भ्रूण। और जब ये रोपित भ्रूण धीरे 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 वृद्धि करेगा तो आप देखोगे कि बच्चे के या इस भ्रूण में हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक सब आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हम जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके ही इस भ्रूण की रचना कर रहे हैं, जिसमें आधा गुण किसका है? नर का है, आधा मादा का है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पे जो गुणसूत्र है, नर के 23 गुणसूत्र और मादा के 23 गुणसूत्र मिलकर टोटल 46 गुणसूत्रों का निर्धारण करेंगे। यहां किसी एक ने नहीं किया तो समसूत्री विभाजन नहीं हुआ। यहां पे दोनों के आधे आधे गुणसूत्र मिले हैं, तो आधे आधे गुणसूत्र मिले तो ऐसे विभाजन को पहले तो कहा अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और ये अर्धसूत्री विभाजन धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चे का जो मुंह होगा, हाथ, पैर, ये सब या तो इस नर के से मिले होंगे या तो मादा से मिले होंगे, या तो थोड़ा थोड़ा दोनों से होगा। इन्हीं में से इसके गुण मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनके अलग से अलावा कहीं जा जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये इस वजह से ही होता है कि कोई गुणसूत्र किसके है? इस नर के और मादा के यहां पे। इसीलिए आप देखते हो कि आपका जो चेहरा है, आपकी हरकतें हैं, आपकी बात करने का लहजा है, वो आपकी माता से मिलता है या तो पिताजी से मिलता है। आप अपने भाई बहन को भी बैठा के देख लो और पिताजी से मैच कराओ, चाहे माता जी से मैच कराओ, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अंग ऐसा होगा जो माता जी से मिल रहा होगा और कुछ अंग पिताजी से मिल रहे होंगे। तुम्हारे भी कुछ अंग तुम्हारे भाई से मिल रहे होंगे। या कुछ तो तुम देखते हो कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं एकदम से जुड़वा ही होते हैं, एक ही जैसे दो। तो ये सब जो बनने का प्रोसेस है वो यही संपन्न होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाएगा तो मादा फिर शिशु को जन्म देगी। आप देख रहे हो यहाँ पे जो गर्भाशय में जब पूर्ण विकसित हो जाएगा कि ये भ्रूण, तो धीरे धीरे जो मादा है वो शिशु को जन्म देती है। तो ये प्रोसेस है टोटल पूरा लैंगिक जनन का, किसमें? मानव में। इसी तरह का जनन किसमें होगा? तो इसी तरह का जनन
अंडा देने वाले जंतुओं में भी होगा। अंडा देने वाले जीव जंतु जैसे कि मुर्गी हो गई, तो मुर्गी देखोगे आप इसी तरह से प्रजनन करेगी। लेकिन यहां पे क्या होगा कि मुर्गी में निषेचन जो होगा कहां होगा, अंदर होगा। मुर्गी के आंतरिक भाग में शरीर के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब युग्मनज निर्माण होता है मुर्गी के अंदर, तो युग्मनज निर्माण के पश्चात कोशिका विखंडन बाहर न होकर अंदर ही होता है। जो अंडाणु है, अंडाणु के अंदर ही कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होगा कि उस अंडे के बाहर एक आवरण बन जाएगा, कठोर आवरण बन जाता है। तो जब मुर्गी अंडा देती हो तो आप देखते हो अंडा एकदम सेल उसका कठोर होता है। फिर धीरे धीरे उस अंडे के अंदर संलयन, ये संलयन का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अब देखते हो गर्मी देने के लिए मुर्गी अंडे पे बैठती भी है। तो इस देखो निषेचन कहां होगा, अंदर ही निषेचन अंदर हुआ, और मुर्गी धीरे धीरे फिर उसमें भ्रूण का विकास होता है। उसी अंडे के अंदर ही एक जीव का जन्म होता है, या बच्चा जब परिपक्व हो जाता है चूजा तो बाहर निकल आता है। तो ऐसे ही देखिए अंडा भी एक क्या है, एक एकल कोशिका है। अंडे के अंदर ही भी पूरा विकास हो गया यहाँ पे। और ऐसा ही आप देखोगे शुतुरमुर्ग के अंडे के साथ भी होता है। अंडा कोई भी अंडा हो, ऐसी ही प्रोसेस चलेगी। इसी प्रोसेस से वहां पे बच्चे पैदा होंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। आप ये भी जानते हो कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका भी है। चलिए, तो ये बातें अपनी जगह। अब आते हैं हम लोग कि जो अंदर निषेचन हुआ जिन जीवों में, ठीक, तो देखो शरीर के अंदर जब निषेचन होगा तो इसको कहेंगे हम लोग आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, ये प्रोसेस हम लोग समझ गए हैं कि आंतरिक निषेचन कैसे होता है। तो लैंगिक जन्म में जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होगा तो इसको कहेंगे हम लोग आंतरिक निषेचन। और जब यही निषेचन मादा के शरीर के बाहर होगा तो उसको कहेंगे हम लोग बाह्य निषेचन। क्या कह देंगे, तो बाह्य निषेचन। तो हमने ये देखा कि किन जीवों के अंदर यह निषेचन होता है। तो जितने भी बच्चे पैदा करने वाले और अंडे देने वाले जीव हैं, ज्यादातर में आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें यह आंतरिक निषेचन नहीं होता, बाह्य निषेचन होता है। जैसे कि मेंढक, मछली और स्टारफिश। ये बाह्य निषेचन मेंढक, मछली और स्टारफिश के अंदर होता है। स्टारफिश के अंदर तो कैसे होता है ये बाह्य निषेचन, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए बाह्य निषेचन में क्या होगा कि मादा ढेर सारे अंडे दे देगी। ढेर सारे अंडे मादा क्या करती है, छोड़ देती है पानी में। अब पानी में ढेर सारे अंडे क्या होंगे, कुछ तो बह जाएंगे, कुछ अंडे तो बह जाएंगे। अब कुछ अंडे तो बह गए, और नर क्या करेगा, इनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देगा। तो इनके ऊपर शुक्राणु छोड़ दिया नर ने। अब कुछ अंडे बह गए, कुछ शुक्राणु भी बह गए, लेकिन कुछ शुक्राणु अंडों तक पहुंच जाएंगे। अगर अंडों तक पहुंच गए तो फिर निषेचन होगा। यह निषेचन कहां हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा इस बात की। तो पानी के अंदर कुछ अंडों का निषेचन होगा, यही अंडे फिर धीरे धीरे परिपक्व होंगे और इनसे बच्चे पैदा होंगे। मेढक में क्या होता है, तो मेढक का जो आरंभिक जीवन है आप देखोगे, पहले मेढक ये अंडों से निकलेगा जो मेढक, उसको कहेंगे हम लोग टेडपोल। टेडपोल, इस टेडपोल को अगर आप देखोगे तो ये मछली की तरह दिखता है। इसमें हाथ पैर कुछ नहीं होता, ये एकदम मछली की तरह ऐसे दिखेगा, चलते हुए दिख जाएगा। फिर थोड़ा विकसित होगा तो विकसित टेडपोल जो होगा उसमें पैर आ जाएंगे। विकसित टेडपोल जो होगा उसमें पैर आ जाएंगे। पैर आ जाएंगे तो थोड़ा सा विकसित दिखेगा। फिर कुछ समय के बाद ये टेडपोल बिल्कुल ही चेंज होकर मेढक बन जाएगा।
मेढक बन जाएगा या मेढक में परावर्तित हो जाएगा। यानी आप देखोगे शुरुआत में जो टेडपोल था वो बिल्कुल अलग दिखता था और परावर्तन के बाद बिल्कुल ही अलग दिखता है। तो इस तरह का विशेष परिवर्तन, शिशु से वयस्क में होने वाले विशेष परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं कायांतरण। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है कायांतरण। शिशु से वयस्क में होने वाले विशेष परिवर्तनों को, जिसमें शिशु और वयस्क में पहचान का भी अंतर हो जाए, उसे हम कहेंगे कायांतरण। और ये कायांतरण होता, तो ये जो इनमें जो मछली और मेंढक और स्टारफिश में इस तरह का प्रजनन होता है, जिसमें क्या होगा कि जो ये अंडाणु है ये बाहर निषेचित होंगे, शरीर के बाहर निषेचित होंगे, तो इनको हम कहेंगे बाह्य निषेचन। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें दिया भी है आप लोगों को कि कैसे यहां पे होता है ये। अब देखो आप ये देख पा रहे होंगे, यहां मेढक ने अंडे दिए, ये अंडे आरंभिक टेडपोल में बदल गए निषेचन के पश्चात, और फिर ये थोड़ा विकसित टेडपोल होगा और आप देखोगे ये टेडपोल पूरी तरह से मेढक में जब बदलेगा तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कायांतरण, क्योंकि बिल्कुल ही अलग। शिशु का देखो कैसी थी, शिशु कैसा दिखता था मछली की तरह, और आप वयस्क मेढक देखो कैसा दिखता है मेढक की तरह, बिल्कुल ही अलग। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कहते हैं कायांतरण। आप देख सकते हो यहां पे दिखा भी है कि वयस्क में देखो टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क रूप ही क्या है, कायांतरण है। वयस्क रूप में बदलना कायांतरण है। ठीक है, तो कायांतरण हमने समझ लिया, हमने समझा कि निषेचन क्या है, हमने समझा कायांतरण क्या है, हमने समझा जरायुज क्या है, हमने समझा कि अंडप्रजक क्या है, अंडप्रजक कैसे प्रजनन करते हैं। अब आप एक चीज और देखा, नाम सुना होगा आप लोगों ने कि IVF, एक नाम हमने और सुना है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम जनन, कृत्रिम प्रजनन भी कह सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान में क्या होगा कि जो ये अंडाणु था, अंडाणु में जो निषेचन हो रहा था, अंडाणु में जो शुक्राणु का निषेचन हो रहा था, इस शुक्राणु का जो निषेचन था, जो निषेचन हो रहा था यहां से आपने देखा था, वो मादा के शरीर के अंदर न होकर के परखनली के अंदर होता है। मादा के शरीर के अंदर न होकर किसमें होगा, परखनली में निषेचन जानबूझ के कराया जाता है। पहले तो शुक्राणु और अंडाणु को किसमें मिलाते हैं हम, परखनली के अंदर मिलाते हैं, यही युग्मनज का निर्माण होता है, और बाद में ये इसी युग्मनज को फिर से भ्रूण के रूप में मादा के शरीर में रोपित कर दिया जाता है। और जब मादा के शरीर में रोपित कर दिया जाता है तो फिर भ्रूण उसी तरह से अपना बढ़ता है और बाकी उसका विकास भी उसी तरह से होता है। बस अंतर ये होगा कि ये जो नर, जिस नर का रहेगा और ये जिस मादा का अंडाणु होगा, बच्चे का जो गुण होंगे, क्वालिटीज होंगे, वो इन्हीं से आएगा, न कि उस मादा से आएगा जो उस बच्चे को पाल रही है अपने पेट के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं IVF या कृत्रिम गर्भाधान। यहां भी स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। और ऐसा ही एक प्रोसेस और है क्लोनिंग, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्लोनिंग जब आप ये समझ चुके हो तो। अब देखिए क्लोनिंग में क्या होगा, हम बता रहे हैं क्लोन ना, क्लोन का मतलब है कि आपकी हूबहू प्रतिकृति, आपकी हूबहू प्रतिकृति बना देना। हूबहू प्रतिकृति तब बनती जब एकल जीव प्रजनन करता, तब बनती है। हम जानते हैं कि एक अमीबा दो नए अमीबा में बदल जाता है, एक हाइड्रा एक दूसरे हाइड्रा को जन्म देता है। लेकिन आप ये जानते हो
कि एक मेल, एक पुरुष को जन्म देगा, पर उसकी क्वालिटीज क्या रहेंगी? बिल्कुल ही अलग होंगी, उसके सोचने का तरीका अलग होगा, होता है सब। तो ये जो क्लोन है, ये इसका काम क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पैदा करना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें या तो ये नर युग्मक से शुक्राणु का जो नाभि केंद्रक है हटा देंगे, तो हटा के तब निषेचन कराएंगे। तो अब जो निषेचन में जो युग्मक बनेगा उसमें नर का जो युग्मक है वो उपस्थित ही नहीं होगा, केवल और केवल मादा का युग्मक उपस्थित होगा, और इस तरह से जो निर्माण होगा वो क्लोनिंग कहलाएगा। क्योंकि उसमें केवल किसके गुण होंगे? केवल और केवल इस मादा के ही गुण होंगे, नर के गुण आएंगे नहीं। या फिर इस मादा के जो ये है, मादा का जो नाभिक है या केंद्रक है, इसको हटा के केवल नर का केंद्रक रहने दिया जाए, तब भी जो व्यवस्था आएगी, जो शिशु पैदा होगा उसमें केवल नर का गुण होगा, इस मादा के गुण होंगे ही नहीं, क्योंकि ये नाभिक ही तो डीएनए कैरी करता है। तो इस तरह से क्लोनिंग करके, मतलब इस तरह की इस प्रोसेस से हम क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है क्लोनिंग का। अब क्लोनिंग में आप जानते हो कि एक भेड़ आई थी जिसका नाम था डॉली, सबने नाम सुना होगा उस भेड़ का, जिसका नाम था डॉली। तो जो डॉली भेड़ थी वो भी क्लोनिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप देखोगे 1906 के अंदर रोजलिन इंस्टीट्यूट में इस डॉली फिनसेट या फिनडार्सेट भेड़ को से कोशिका ली गई, और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है इससे मेल कोशिका ली गई। यहां से अंडाणु लिए गए, यानी फिनडार्सेट से तो लिया गया अंडाणु, और शुक्राणु किससे लिए गए? तो शुक्राणु लिए गए स्कॉटिश ब्लैक फेस से, और शुक्राणु में से जो इसका केंद्रक था ना उसको निकाल दिया गया, और निकाल के जब संलयन कराया गया तो जो युग्मक बना उसमें इसके गुण तो गए ही नहीं, यानी इस भेड़ के जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी इसके गुण इसमें गए ही नहीं, और केवल किसके गुण गए? इस फिनडार्सेट भेड़ के गुण गए, और इसी से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम पड़ा डॉली। ये डॉली भेड़ या डॉली भेड़ पूरी तरह से इसी की तरह दिखती थी, पूरी तरह से इसी के जैसी थी, इसी के जैसा इसका सब कुछ था। तो ये कहलाया क्लोनिंग। बाद में वो दुर्भाग्य फेफड़ों के रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई, वो अलग बात है, ठीक है। बाद में स्तनधारियों के बहुत से क्लोन करने के बहुत से प्रयोग किए गए, कुछ में सफलताएं भी मिली, कुछ में असफलताएं भी मिली, और ये प्रोसेस अभी भी लोग जारी है, लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, और रहने देते हैं आज के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।